गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। द डीप डाइव के इस नए और दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। मैं आज की चर्चा के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का विषय MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की दुनिया में डेटा को कैसे संभाला जाता है उस पर केंद्रित है। हाँ, ये सच में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। बिल्कुल। तो आज के हमारे मुख्य स्रोत द एवोल्यूशन फ्रॉम फाइल मैनेजमेंट टू इंटीग्रेटेड डेटाबेस सिस्टम्स नामक एक बहुत ही डिटेल्ड शोध पर आधारित हैं। और इस डीप डाइव का जो मिशन है ना, वो ये समझना है कि कैसे बड़े संगठनों ने पुरानी थोड़ी अव्यवस्थित और रिस्क से भरी फ्लैट फाइल प्रणालियों को छोड़कर DBMS को अपनाया। सही कहा। आज हर तरफ डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग की बातें होती हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि उस डेटा को प्रोसेस करने के पीछे का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुआ है। हाँ, क्योंकि आजकल हम बस अज्यूम कर लेते हैं कि डेटा स्टोर हो रहा होगा। बिल्कुल। आज के इस इंफॉर्मेशन ड्रिवन दौर में डेटा को सिर्फ एक सर्वर पर डाल देना काफी नहीं है। असली चैलेंज उस डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करने का है कि जब जरूरत पड़े वो तुरंत अवेलेबल हो, एक्यूरेट हो और सबसे बड़ी बात सिक्योर हो। हमारे सोर्सेज बिल्कुल यही कहानी बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं थोड़ा हिस्ट्री से, यानी ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से। जो लोग लंबे समय से टेक इंडस्ट्री में हैं, उन्हें पता होगा कि शुरुआती दौर में डेटाबेस जैसी कोई चीज नहीं होती थी। बिल्कुल नहीं होती थी। हर एप्लीकेशन अपना खुद का डेटा एक फ्लैट फाइल में स्टोर करता था। यानी अगर किसी कंपनी का सप्लाई चेन सिस्टम है तो उसकी अपनी अलग फाइल कैबिनेट है, CRM की अपनी अलग फाइल है। तो शोध में इस पुरानी व्यवस्था की 5 सबसे बड़ी कमियां बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहली और सबसे खतरनाक थी डेटा रिडंडेंसी। हाँ, डेटा रिडंडेंसी यानी मतलब एक ही जानकारी का कई जगहों पर बार बार मौजूद होना। अगर हम इसको एक ग्लोबल एंटरप्राइज के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ हार्ड ड्राइव पर स्पेस घेरने का चक्कर नहीं था। राइट। देखिए, मान लीजिए एक ही वेंडर की डिटेल्स इन्वेंट्री सिस्टम की फाइल में भी हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट के पेरोल सिस्टम में भी हैं। सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन जब मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स की बात आती है ना, तो ये डुप्लीकेशन पूरे सिस्टम को एकदम स्लो कर देता है। और इसी रिडंडेंसी से एक और बहुत ही नेचुरल लेकिन सीरियस प्रॉब्लम पैदा होती है, इनकंसिस्टेंसी। हाँ, एग्जैक्टली, डेटा इनकंसिस्टेंसी। अगर रिडंडेंसी है तो इनकंसिस्टेंसी होना लगभग तय है। जैसे एक ई-कॉमर्स कंपनी का एग्जाम्पल लें। अगर किसी लॉजिस्टिक पार्टनर ने अपना बैंक अकाउंट चेंज किया और वो चेंज सिर्फ फिनेंस की फाइल में अपडेट हुआ, लेकिन शिपिंग सिस्टम में पुराना अकाउंट ही रह गया। बिल्कुल, नतीजा क्या होगा? लाखों डॉलर्स का पेमेंट फेल हो सकता है। जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास एक ही सच्चाई के अलग अलग वर्जन्स होते हैं तो बिजनेस में कोई भी ठोस डिसीजन लेना नामुमकिन हो जाता है। और इसी वजह से जो तीसरी प्रॉब्लम है, डेटा आइसोलेशन, वो पैदा होती है। डेटा आइसोलेशन मतलब
अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स होने की वजह से डेटा एक तरह से साइलोज में कैद हो जाता था। साइलोज में। हाँ, अगर टॉप मैनेजमेंट को आज एक ऐसी रिपोर्ट चाहिए जिसमें सेल्स और सप्लाई चेन दोनों का कंबाइंड डेटा हो, तो पुराने सिस्टम में ये एक मैसिव प्रोजेक्ट बन जाता था। दोनों फाइल से डेटा निकालो, उसे एक फॉर्मेट में लाओ और फिर एनालाइज करो। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एरर्स से भरा काम था। और चौथी प्रॉब्लम जिस पर पेपर ने काफी जोर दिया है वो है डेटा डिपेंडेंस। मुझे लगता है ये डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर रहा होगा। ओ बिल्कुल, पुराने सिस्टम में एप्लीकेशन का कोड पूरी तरह से उस फाइल के स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट होता था। यानी अगर कोड सी या कोबोल में लिखा है तो फाइल में डेटा किस बाइट पर शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा, ये सब सॉफ्टवेयर के अंदर हार्ड कोड किया जाता था। मतलब अगर बिजनेस की नई जरूरत के हिसाब से फाइल में सिर्फ एक नया कॉलम जोड़ना हो, जैसे कस्टमर का जिप कोड ऐड करना हो, हाँ, बस एक जिप कोड जोड़ना हो, तो पूरा स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। और क्योंकि सॉफ्टवेयर उस पुराने स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट था, इसलिए पूरे एप्लीकेशन के कोड को फिर से लिखना, कंपाइल करना और टेस्ट करना पड़ता था। आईटी डिपार्टमेंट का आधा टाइम तो बस पुराने कोड को जिंदा रखने में ही निकल जाता होगा। एग्जैक्टली। और जो आखिरी सबसे बड़ी समस्या थी वो थी लिमिटेड कॉन्करेंट एक्सेस। मतलब मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में ये सिस्टम पूरी तरह फेल था। अगर एक यूजर फाइल में कुछ लिख रहा है तो पूरी की पूरी फाइल लॉक हो जाती थी। बाप रे, यानी बाकी सब लोग बस वेट करते रहेंगे जब तक वो फाइल फ्री ना हो जाए। एक कॉर्पोरेट नेटवर्क में ऐसी रुकावट तो पूरे वर्क फ्लो को बर्बाद कर देगी। तो बस इन्हीं सब कमियों की वजह से एक बहुत बड़े शिफ्ट की जरूरत महसूस हुई। डेटा का वॉल्यूम और बिजनेस की स्पीड दोनों बढ़ रहे थे और फ्लैट फाइल्स इस प्रेशर को झेलने में पूरी तरह असमर्थ थे। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इन सारी आर्किटेक्चरल कमियों को दूर करने के लिए एंट्री होती है DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। सोर्सेज के मुताबिक इसने पूरी अप्रोच को एक सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी के मॉडल पर शिफ्ट कर दिया। हाँ, सेंट्रलाइज्ड मॉडल। लेकिन एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुककर एक ट्रिकी सवाल पर विचार करना जरूरी है। अगर हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सारा सेंसिटिव डेटा अलग अलग जगहों से हटाकर एक ही सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में डाल देते हैं, तो क्या ये हैकर्स के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं बन जाता? मतलब क्या ये रिस्क को और नहीं बढ़ा रहा? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। सरफेस से देखने पर यही लगता है कि सेंट्रलाइज्ड होना रिस्की है, लेकिन यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि DBMS सिर्फ एक बड़ी फाइल नहीं है। ये एक बहुत ही एडवांस्ड सॉफ्टवेयर लेयर है जो डेटा और एप्लीकेशन के बीच एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। अच्छा, इसमें डेटा इंडिपेंडेंस होती है। इसका मतलब है कि लॉजिकल डेटा जो यूजर को स्क्रीन पर दिखता है और फिजिकल डेटा जो असल में हार्ड ड्राइव पर सेव होता है, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं। ऐप को पता ही नहीं होता कि हार्डवेयर पर डेटा कहां और कैसे सेव्ड है। ओ, मैं समझ गए। यानी बैकएंड में स्टोरेज बदलने से या डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज करने से फ्रंट एंड एप्लीकेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। डेवलपर्स को हर छोटे बदलाव के लिए कोड वापस नहीं लिखना पड़ता। ये तो उस डेटा डिपेंडेंस वाली समस्या का परफेक्ट सोल्यूशन हो गया। बिल्कुल। और जहां तक आपके सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर वाले डाउट की बात है, DBMS में क्लस्टरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर जैसी एडवांस टेक्निक्स होती हैं। डेटा लॉजिकली एक जगह होता है, लेकिन फिजिकली वो कई सर्वर्स पर सिक्योर्ड और स्प्रेड आउट हो सकता है। सही कहा। अच्छा, और जब हम उस कॉन्करेंट एक्सेस वाली प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो DBMS का कॉन्करेंट कंट्रोल सच में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक मास्टर क्लास लगता है मुझे। पुराने सिस्टम में तो पूरी फाइल लॉक हो जाती थी। हाँ, और DBMS में रो लेवल लॉकिंग होती है। और पूरे देश से एक ही सेकंड में हजारों लोग उस बाय नाउ बटन पर क्लिक कर रहे हैं। बिना कंकरेंसी कंट्रोल के क्या होगा? या तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा या फिर वो 10 फोन 50 लोगों को बिक जाएंगे। Exactly. और इस केओस को रोकने के लिए ही DBMS पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग का इस्तेमाल करता है। जब पहला यूजर उस इन्वेंट्री डेटाबेस की लाइन को एक्सेस करता है, तो सिस्टम मिली सेकेंड्स के लिए सिर्फ उस एक स्पेसिफिक रो को लॉक करता है, पूरे डेटाबेस को नहीं। सिर्फ एक रो को। हाँ, और जैसे ही ट्रांजैक्शन पूरा होता है, इन्वेंट्री 10 से 9 हो जाती है, लॉक तुरंत खुल जाता है और अगला यूजर अपडेटेड नंबर देखता है। ये इंश्योर करता है कि हजारों लोग एक साथ बिना किसी क्रैश के सिस्टम यूज कर सकें। कंकरेंसी और एक्यूरेसी की इस बात ने हमें सीधे उस सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल तक पहुंचा दिया है जिसका पेपर में जिक्र किया गया है, द बैंकिंग सिस्टम। ओ, बैंकिंग। उसके बिना तो आज की इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। हाँ,
पुराने टाइम में बैंक के हर काम के लिए अलग अलग लेजर्स होते थे। लोन की फाइल अलग, सेविंग्स की अलग। अगर हम इसको थोड़ा बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां थोड़ी सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सोचिए, एक साधारण फाइल सिस्टम में अगर कोई पर्सन अपने अकाउंट से पैसे निकालकर किसी और को ट्रांसफर करता है तो 2 अलग-अलग फाइल्स में अपडेट होना जरूरी था। राइट। अगर पहली फाइल से पैसे कट गए और उसी सेकंड पावर फेलियर हो गया तो दूसरी फाइल में पैसे कभी ऐड ही नहीं होंगे। पैसा हवा में गायब। बाप रे, ये तो डिजास्टर है। और यहीं पर डीबीएमएस ने कोर बैंकिंग सिस्टम्स के जरिए पूरा गेम चेंज कर दिया। और ये रेवोल्यूशन पॉसिबल हुआ उन 4 गोल्डन लेटर्स की वजह से। ACID द एसिड प्रॉपर्टीज, डेटाबेस आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा पिलर। बिल्कुल। A से एटोमिसिटी, C से कंसिस्टेंसी, I से आइसोलेशन और D से ड्यूरेबिलिटी। जब फंड ट्रांसफर की बात आती है तो एटोमिसिटी ये गारंटी देती है कि ट्रांजैक्शन या तो 100% पूरा होगा या 0% होगा। बीच में लटकने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है इसमें। हाँ, अगर पैसे सेंटर के अकाउंट से कट गए लेकिन रिसीवर तक नहीं पहुंचे, सर्वर क्रैश होने के कारण, तो सिस्टम उस पूरी प्रोसेस को रोल बैक कर देगा। पैसे वापस पहले अकाउंट में आ जाएंगे। ये रोल बैक मैकेनिज्म डेटा इंटीग्रिटी के लिए लाइफ सेविंग है। और फिर कंसिस्टेंसी ये तय करती है कि ट्रांजैक्शन से पहले और बाद में डेटाबेस हमेशा एक वैलिड स्टेट में रहे। आइसोलेशन का मतलब है कि अगर एक ही टाइम पर 100 लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। हर ट्रांजैक्शन ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो अकेला है सिस्टम में। एग्जैक्टली। और आखिरी में मेरा फेवरेट, ड्यूरेबिलिटी। ये सबसे ज्यादा पीस ऑफ माइंड देता है। अगर सिस्टम ने बोल दिया कि ट्रांजैक्शन कमिट हो गया है और उसके 1 सेकंड बाद ही आग लग जाए या सर्वर जल जाए, तब भी वो डेटा सेफ रहेगा। हाँ, क्योंकि वो परमानेंटली डिस्क पर लिखा जा चुका है। पुराने सिस्टम में करप्शन की जो प्रॉब्लम्स थी, एसिड ने उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इसी वजह से आज आप लोग दुनिया के किसी भी कोने से अपना मोबाइल ऐप खोलकर रियल टाइम में अपना बैलेंस देख पाते हैं। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगर हम इन दोनों प्राणियों की डीप कंपैरिजन करें तो डीबीएमएस ऐसा क्या अलग करता है अपने स्ट्रक्चर में? शोध में एक वर्ड बहुत बार आया है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन ये डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही लॉजिकल, थोड़ा मैथमेटिकल प्रोसेस है। इसका मेन काम है बड़े क्लमजी डेटा टेबल्स को छोटे स्मार्ट टेबल्स में तोड़ना और उनके बीच में रिलेशनशिप बनाना। रिलेशनशिप्स, राइट। देखिए, पुराने सिस्टम में एक्सेल शीट जैसी फाइल होती थी। अगर एक कंपनी ने एक ही वेंडर से 100 बार सामान खरीदा है तो उस वेंडर का नाम, एड्रेस, फोन नंबर 100 बार लिखा जाता था। लेकिन नॉर्मलाइज्ड डीबीएमएस में वेंडर की डिटेल सिर्फ एक वेंडर टेबल में होती है। और परचेज ऑर्डर के टेबल में क्या होता है? उसमें सिर्फ उस वेंडर का एक यूनिक आईडी डाल दिया जाता है। ओह, इसका फायदा ये है कि अगर वेंडर अपना एड्रेस बदलता है तो डीबीए यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ उस वेंडर टेबल में एक सिंगल रो अपडेट करनी होती है। वो नया एड्रेस ऑटोमेटिक उन सभी परचेज ऑर्डर्स में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। डेटा रिडंडेंसी तो एकदम 0 हो गई इससे। 0। और सिर्फ यही नहीं, सिक्योरिटी के मामले में भी ये आर्किटेक्चर बहुत आगे है। पुराने सिस्टम में सिक्योरिटी बस ओएस लेवल पर होती थी, मतलब फाइल को रीड या राइट करने की परमिशन। लेकिन आज के एंटरप्राइज लेवल पर ये मजाक से कम नहीं है। हाँ, वहां तो आरबीसी यानी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल चाहिए। बिल्कुल। डीबीएमएस आरबीएसी जैसी बहुत ग्रैनुलर सिक्योरिटी देता है। एक एडमिन ये सेट कर सकता है कि कोई एचआर एम्प्लॉय डेटाबेस में किसी टेबल को देख तो सकता है, लेकिन उसके अंदर का कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं देख सकता। जैसे एम्प्लॉय का नाम और एड्रेस देख ले, लेकिन उसकी सैलरी या बैंक डिटेल्स ब्लॉक कर दी जाए। हाँ, इसको डेटा मास्किंग कहते हैं। ये फाइल सिस्टम में तो इम्पॉसिबल था। और अगर हम स्केलेबिलिटी और बैकअप की बात करें, जब रोजाना करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो रहे हो तो फ्लैट फाइल्स तो तुरंत हैंग हो जाएंगी। डीबीएमएस को पेटाबाइट्स में डेटा हैंडल करने के लिए बनाया गया है और इसमें जो पॉइंट इन टाइम रिकवरी का फीचर होता है वो लाजवाब है। अगर सिस्टम 10:15 पर क्रैश हुआ तो एडमिन 10:14 तक का पूरा डेटा बिना किसी लॉस के वापस ला सकता है। ये सब सुनने में किसी मैजिक जैसा लगता है, लेकिन पेपर में एक बहुत बड़ा कैच भी है। एक ट्विस्ट है यहाँ पर। वो क्या? ये सब इतना आसान और सस्ता नहीं है। कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी डीबीएमएस की सबसे बड़ी वीकनेस है। ओरेकल या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जैसे सिस्टम्स को सेटअप करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनके लिए हाईली ट्रेन्ड डीबीएस की टीम चाहिए होती है।
ये तो है। इनके एंटरप्राइज लाइसेंसेस तो मिलियंस में आते हैं, प्लस हाई एंड हार्डवेयर। जबकि पुराना फाइल सिस्टम तो लगभग फ्री था, कोई भी बेसिक प्रोग्रामर सेटअप कर लेता था। तो फिर यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर सारी बड़ी कंपनीज इतना भारी खर्चा क्यों उठाती हैं? उसका जवाब छुपा है TCO में, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। शुरू में DBMS एक बहुत बड़ा खर्चा लगता है, लेकिन जब डेटा स्केल होता है ना, तब असली पिक्चर सामने आती है। पुराने सिस्टम में गलत डेटा से होने वाले लॉसेज, सिस्टम स्लो होने से वेस्ट हुआ टाइम और करप्ट डेटा को मैनुअली ठीक करने का खर्चा, वो सब जोड़कर DBMS की कॉस्ट से आगे निकल जाता होगा। कहीं ज्यादा। एक टर्निंग पॉइंट आता है हर बिजनेस में, जहां सस्ता डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके बिजनेस के सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। उस पॉइंट पर DBMS कोई लग्जरी नहीं रहता, नेसेसिटी बन जाता है। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि हम किस तरह डेटा की अव्यवस्था से निकलकर एक मॉडर्न एसिड कंप्लायंट सिस्टम तक पहुंचे हैं, जिसने आज की फास्ट पेस्ड ई-कॉमर्स और बैंकिंग को पॉसिबल बनाया है। ये सब एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। हमने देखा कि कैसे टेक दुनिया डिसेंट्रलाइज्ड फ्लैट फाइल से एक पावरफुल सेंट्रलाइज्ड मॉडल की तरफ बढ़ी। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ के लिए जरूरी था। लेकिन आज Web3 और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज हमें फिर से एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल की तरफ धकेल रही हैं। वाह, ये सोचने वाली बात है। पहले हम सेंट्रलाइजेशन की तरफ भागे, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के लिए, और अब ब्लॉकचेन डेटा को फिर से अलग अलग नोड्स पर बांट रहा है, बस इस बार क्रिप्टोग्राफी की सिक्योरिटी के साथ। क्या हम फिर से वहीं लौट रहे हैं जहां से शुरू किया था? एक नए और सिक्योर फॉर्म में। ये डिबेट फ्यूचर में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यकीनन सुनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा थॉट है एक्सप्लोर करने के लिए। तो डेटा आर्किटेक्चर की इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आपके फेवरेट ऐप्स इतने स्मूथ कैसे चलते हैं। सीखते रहिए और जानकारी के इन मोतियों को तलाशते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे।